साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में उत्पादन के संदर्भ में चर्चा की थी, जिसमें हमने उत्पादन की अवधारणा, उत्पादन की परिभाषा और उत्पादन के साधनों के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था, भारत में कौन सी तकनीकी का प्रयोग उत्पादन में किया जाएगा, श्रम प्रधान तकनीकी या पूंजी प्रधान तकनीकी? जिसका आंसर श्रम प्रधान तकनीकी होगा, क्योंकि जिस राज्य में श्रम की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ पर पूंजी की मात्रा अधिक होगी वहाँ पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। सामान्यतः ऐसी अवधारणा हमें देखने को मिलती है, अतः भारत में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। आज हम उत्पादन की कुछ अवधारणाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे उत्पादन की अवधारणा है टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। इन तीन अवधारणाओं के संदर्भ में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, उत्पादन करने के लिए साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, अर्थात साधनों की मात्रा में हम कमी या वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में भी कमी या वृद्धि होती है। उत्पादन करने के लिए साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, जिससे उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। अगर हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन में भी परिवर्तन होगा। उत्पादन में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं प्रतिपादित की गई हैं। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। यहाँ पर इनका इंग्लिश अर्थ होगा, कुल उत्पादन को टोटल प्रोडक्शन, औसत उत्पादन को एवरेज प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन को मार्जिनल प्रोडक्शन। सामान्यतः इनका शॉर्ट रूप देखने को मिलता है। कुल उत्पादन को हम टीपी से लिखते हैं, औसत उत्पादन को हम एपी से दर्शाते हैं और सीमांत उत्पादन को हम एमपी से दर्शाते हैं। अतः आपको ये तीनों शब्द, इनका शॉर्ट रूप याद होना जरूरी है। अब हम इनका अलग अलग विश्लेषण करेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें कुल उत्पादन के संदर्भ में पढ़ेंगे। किसी एक समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके जितना उत्पादन किया जाता है उसे हम कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। किसी निश्चित समयावधि में उत्पादन के समस्त साधनों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहा जाता है, अर्थात वह कुल उत्पादन कहलाता है। कुल उत्पादन की गणना दो प्रकार से की जा सकती है। एक है टीपी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एमपी। टीपी समीशन ऑफ एमपी के बराबर होता है, अर्थात एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को जोड़कर, साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, अगर इनको हम जोड़ देते हैं, सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को हम जोड़ देते हैं तो इससे हमारा टीपी प्राप्त हो जाता है। अतः टीपी कुल उत्पादन होता है सीमांत उत्पादन की सभी इकाइयों का योग, समीशन ऑफ एमपी। इसका दूसरा तरीका होगा औसत उत्पादन को साधन की इकाइयों से गुणा करके भी हम कुल उत्पादन निकाल सकते हैं, अर्थात टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल। अर्थात औसत उत्पादन को हम साधन की सभी इकाइयों से गुणा करते हैं तो कुल उत्पादन प्राप्त होता है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो होगा हमारा औसत उत्पादन की गणना करेंगे, एवरेज प्रोडक्शन, जिसको हम एपी से दर्शाते हैं। कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देकर हम उस साधन की श्रम संख्या के औसत उत्पाद की गणना कर सकते हैं। अर्थात कुल उत्पादन में परिवर्तन साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देकर
औसत उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो औसत उत्पादन का सूत्र जो होगा, औसत उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग देते हैं, जिससे हमें औसत उत्पादन प्राप्त होगा। इस तरह हमारा जो तीसरा है सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसको हम MP से दर्शाते हैं। सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो सीमांत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र है MP इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन लेबर। अर्थात MP ज्ञात करने के लिए हम चेंज इन लेबर, साधन की एक इकाई में परिवर्तन के कारण कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, यह सीमांत उत्पादन कहलाता है। अर्थात परिवर्तनशील साधन की एक इकाई में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उत्पादन में जितना परिवर्तन होता है वह सीमांत उत्पादन कहलाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। अर्थात जिस वस्तु की हम गणना कर रहे हैं, जिस इकाई पर हम कुल उत्पादन की गणना कर रहे हैं, वह मात्रा और उसमें से उससे पहले वाली इकाई से प्राप्त कुल उत्पादन को घटा देते हैं तो हमारा MP सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है। साथियों, अब हम इनको तीनों को एक साथ इस टेबल के माध्यम से देखेंगे और फिर इस टेबल के माध्यम से हम आगे इन तीनों का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, जिससे यह तीनों कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर साधन की दो इकाइयाँ ली गई हैं, श्रम और भूमि। भूमि को हम हेक्टेयर में लेते हैं और श्रम की इकाइयाँ, यहाँ पर भूमि को स्थिर माना गया है। अर्थात सभी उत्पादन में भूमि की इकाइयाँ 5 है, भूमि को स्थिर माना गया। केवल परिवर्तनशील साधन में हमने परिवर्तन किया है, परिवर्तनशील साधन है यहाँ पर श्रम। जब भूमि की 1 इकाई और श्रम की, भूमि की 5 इकाई और श्रम की 1 इकाई होती है, उत्पादन में काम ली जाती है, तो कुल उत्पादन 5 के बराबर होता है। इसी तरह अगर श्रम की 1 इकाई में परिवर्तन कर दिया जाए, अर्थात श्रम की 1 इकाई से 2 इकाई हो जाती हैं, तो कुल उत्पादन 5 से बढ़कर 12 हो जाता है। इसी तरह जब श्रम की 3 इकाइयों के सहायता से उत्पादन करते हैं तो कुल उत्पादन 21 इकाई के बराबर हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे हम श्रम की 1 इकाई बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता जाता है और एक निश्चित एक स्थान पर यह उत्पादन स्थिर हो जाता है और उसके बाद यह घटना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कुल उत्पादन जो है पहले यह बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 7 है, पहले इन दोनों का डिफरेंस 7 है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 9 है। तो यहाँ तक यह बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उसके बाद यह 7 अंक का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर यह पहले यह प्रारंभ में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उसके बाद घटती हुई दर से, और जब यह मैक्सिमम हो जाता है बाद में यह घटने लग जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अतः हम इसका जब औसत उत्पादन निकालेंगे तो औसत उत्पादन निकालने के लिए हम औसत उत्पादन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। औसत उत्पादन का जो सूत्र है वह होता है TP अपॉन L। एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू TP अपॉन L। परिवर्तनशील इकाई का भाग देते हैं। तो यहाँ पर कुल उत्पादन की 5 इकाइयाँ हैं, परिवर्तनशील इकाई 1 है, तो 5 में जब 1 का भाग दिया जाएगा तो औसत उत्पादन भी हमारा 5 आ जाएगा। सेकंड जब है 2 इकाइयाँ जब श्रम का उपयोग करते हैं, श्रम की 2 इकाइयों की सहायता से कुल उत्पादन 12 होता है।
तो यहाँ पर औसत उत्पादन 6 के बराबर होगा। 3 श्रम की इकाइयों की सहायता से 21 इकाइयों का उत्पादन होता है, अतः यहाँ पर औसत उत्पादन 7 होगा। 4 श्रम की इकाइयों से कुल उत्पादन 28 इकाई का होता है, यहाँ औसत उत्पादन 7 इकाई का होगा। साथियों, यहाँ पर हमने देखा कि प्रारंभ में औसत उत्पादन बढ़ रहा है और मैक्सिमम होने के बाद में यह घटना शुरू हो जाता है जब हम श्रम की 5 इकाइयों की सहायता से कुल उत्पादन 30 के बराबर करते हैं, तो यहाँ पर औसत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। उसके बाद यह औसत उत्पादन 5 होगा और फिर 4 होगा। अतः हमने यहाँ देखा कि औसत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है और फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। अब हम इसी सारणी की सहायता से सीमांत उत्पादन अर्थात मार्जिनल प्रोडक्शन की गणना करेंगे। सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम सीमांत उत्पादन का जो सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। तो MP इज इक्वल टू चेंज इन TP अपॉन चेंज इन परिवर्तनशील इकाई। यहाँ पर परिवर्तनशील साधन की इकाई है L श्रम। यहाँ पर लेंगे TP जब 5 है, कुल उत्पादन 5 है और श्रम की इकाई 1 है, तो MP होगा 5। जब 1 इकाई में परिवर्तन करने पर श्रम की 1 इकाई से 2 इकाई के माध्यम से कुल उत्पादन में परिवर्तन होगा 12। तो यहाँ पर जो कुल उत्पादन के अनुसार सीमांत उत्पादन होगा 7 का परिवर्तन होगा, 12 माइनस 5 तो 7 अपॉन 1, तो यहाँ पर सीमांत उत्पादन आएगा 7। उसके बाद तीसरी इकाई के माध्यम से कुल उत्पादन 21 और परिवर्तन होगा यहाँ पर 9 का, अतः सीमांत उत्पादन 9 होगा। चौथी इकाई के द्वारा यह सीमांत उत्पादन 7 होगा, पाँचवीं में सीमांत उत्पादन 2, छठी इकाई में सीमांत उत्पादन घटकर 0 हो जाता है। अगर उसके बाद भी उत्पादन जारी रखा जाए तो यह सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है अर्थात -2 हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, प्रारंभ में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उसके बाद घटती हुई दर से और अंत में सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है और उसके बाद यह ऋणात्मक हो जाता है। अब हम इस टेबल के माध्यम से सीमांत कुल उत्पादन को देखेंगे। यहाँ पर कुल उत्पादन का चित्र बनाया गया है। कुल उत्पादन के में हम पहले यह बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, पहले कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उसके बाद यह घटती हुई दर से बढ़ता है और यह मैक्सिमम होने के बाद यह घटना शुरू कर देता है। यह कुल उत्पादन TP का आकृति है। यहाँ पर E जो पॉइंट है, E पॉइंट मोड़ का बिंदु है। मोड़ का बिंदु वह बिंदु होगा जहाँ पर कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और घटती हुई दर से बढ़ना शुरू कर देता है। तो E पॉइंट से पहले कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और E पॉइंट के बाद घटती हुई दर से बढ़ता है, अतः इस पॉइंट को हम मोड़ का बिंदु भी कहते हैं। जहाँ पर यह मैक्सिमम होगा, E पॉइंट के ऊपर TP मैक्सिमम होगा और उसके बाद यह घटना प्रारंभ होगा। इसको हम पीछे वाली सारणी, इस सारणी के माध्यम से बनाया गया है। यहाँ पर यह कुल उत्पादन पहले यह 21 तक बढ़ती हुई दर से बढ़ता है अर्थात, और उसके बाद घटती हुई दर से बढ़ता है और एक स्थान पर जहाँ 30 है उस वहाँ पर अधिकतम होगा, उसके बाद यह घटना शुरू हो जाएगा। अतः जो संबंध 21 और 28 के बीच में जो होगा, यहाँ पर यह मोड़ के बिंदु कहलाता है। अब हम इस TP कुल उत्पादन के साथ साथ औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का भी अध्ययन करेंगे। जब कुल उत्पादन बढ़ता हुआ है, कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उस स्थिति में सीमांत उत्पादन बढ़ता है। जब कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन घटना शुरू कर देता है और जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है
उस स्थिति में सीमांत उत्पादन शून्य होता है। जब कुल उत्पादन घटना शुरू करता है तो उस स्थिति में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। यह संबंध कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में पाया जाता है। अब हम औसत उत्पादन देखेंगे। औसत उत्पादन यह पहले बढ़ता है, फिर अपने अधिकतम पॉइंट के बाद यह घटना शुरू कर देता है। इस तरह से औसत उत्पादन एपी और एमपी, एपी एंड एमपी की जो आकृति होती है उल्टे यू आकार की होती है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से किस कर्व की आकृति उल्टे यू आकार की होती है? तो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों की आकृति उल्टे यू आकार की होती है। अब हम औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन में संबंध देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन में संबंध। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन सीमांत उत्पादन तेजी से बढ़ता है, अर्थात एमपी वक्र एपी वक्र से ऊपर होता है। अर्थात जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन से तेजी से बढ़ता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पादन बढ़ता है, लेकिन ऐसी स्थिति में एमपी इज ग्रेटर देन एपी, अर्थात ऐसी स्थिति में सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है। इसको हम चित्र की सहायता से देखेंगे। यहाँ पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में सीमांत उत्पादन जो है एमपी जो है औसत उत्पादन से अधिक होता है और तेज गति से बढ़ता है। उसके बाद सेकंड जो स्थिति आती है, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो औसत उत्पादन भी घटता है, लेकिन सीमांत उत्पादन तेजी से घटता है, अर्थात एमपी वक्र एपी वक्र से नीचे होता है। पिछली वाली स्थिति में एमपी कर्व है जो एपी से बड़ा होता है, लेकिन जब सीमांत उत्पादन घटता है उस समय औसत उत्पादन भी घटता है। यहाँ पर हम इसको उल्टा कर सकते हैं। जब औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन भी घटता है। ऐसी स्थिति में औसत उत्पादन एपी इज ग्रेटर देन एमपी, औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन से ज़्यादा होता है। यहाँ पर औसत उत्पादन घट रहा है तो ऐसी स्थिति में सीमांत उत्पादन भी घटता है और एपी बड़ा होता है यहाँ पर एमपी से। तीसरी जो कंडीशन होती है यहाँ पर वह है, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है, जब औसत उत्पादन एपी इज मैक्सिमम होता है, उस कंडीशन में एपी और एमपी दोनों बराबर होते हैं। जब एपी मैक्सिमम होता है तो उस स्थिति में एपी इज इक्वल टू एमपी, औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर होता है। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो ध्यान रखनी है, औसत उत्पादन हमेशा धनात्मक होता है, औसत उत्पादन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, जबकि सीमांत उत्पादन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। औसत उत्पादन हमेशा धनात्मक होता है, जबकि सीमांत उत्पादन हमेशा धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों स्थितियाँ पाई जा सकती हैं औसत सीमांत उत्पादन के संदर्भ में। साथियों, इस तरह से आज हमने कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन ये तीनों स्थिति के बारे में चर्चा की। साथियों, यहाँ पर हम एक बार दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पर टीपी कर्व जो है पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उसके बाद यह घटती हुई दर से बढ़ता है और एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच जाता है। जब यह मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच जाता है उसके बाद यह ऋणात्मक यह घटना शुरू कर देता है। टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद घटना शुरू कर देता है। पहले जब यह बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है
और जब यह घटती हुई दर से बढ़ना शुरू करता है तो उस पॉइंट को हम मोड़ का बिंदु कहते हैं। यह मोड़ का बिंदु उस स्थिति में होगा जब MP अधिकतम होगा, अर्थात मोड़ के बिंदु पर सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है। दूसरी स्थिति, जब MP और AP दोनों आपस में मिलते हैं, यहाँ पर C बिंदु पर मिल रहे हैं। जब MP और AP दोनों मिलते हैं तो उस स्थिति में औसत उत्पादन अधिकतम होता है। जब AP और MP दोनों घटते हैं, उस स्थिति में जब AP घटता है तो MP भी घटता है और AP MP से बड़ा होता है। जब MP शून्य होता है, अर्थात B बिंदु पर जब MP होगा, उस स्थिति में कुल उत्पादन मैक्सिमम होगा, अर्थात जब कुल उत्पादन अधिकतम होगा उस स्थिति में सीमांत उत्पादन शून्य होगा। और जब कुल उत्पादन घटना शुरू करेगा, घटता है, तो ऐसी स्थिति में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होगा। लेकिन औसत उत्पादन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, वह हमेशा धनात्मक होता है। कुल उत्पादन भी कभी ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन सीमांत उत्पादन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो साथियों, इस तरह से आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आज का हमारा जो प्रश्न है वह यह है, जिस बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है, जिस बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है, उस बिंदु पर सीमांत उत्पादन होगा। यह प्रश्न इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोबारा से सुन लीजिएगा, जिस बिंदु पर अर्थात जिस पॉइंट पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट पर सीमांत उत्पादन अर्थात मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो साथियों, यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में आपको इस चैनल पर मिलने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।